आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ था 5 जुलाई को, उसके अंदर जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, उनकी डिटेल्स समझेंगे, ताकि वो टॉपिक जो भी उस क्वेश्चन में पूछा गया उसके इर्द गिर्द कोई भी सवाल आए तो आप उसको समझ के कर सकें, एलिमिनेशन यूज़ कर सकें, अपने इंस्टिंक्ट को यूज़ कर सकें, यू गेट अ नैक ऑफ सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक चीज़ बताना चाहूँगी, बीपीएससी ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं 70th तक, उनमें ठीक ठाक ऑब्जेक्टिव लेवल का होता था बायो, अपार्ट फ्रॉम 69 एक दो पेपर को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन ऑडिटर का पेपर, एईडीओ का पेपर, इन सब को एनालाइज करने के बाद हमें पता चला है कि 11th 12th से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑडिटर के पेपर में भी जो सबसे मुश्किल पार्ट था साइंस में, वो बायो का ही है। बायो का सारा क्वेश्चन बहुत डेप्थ में है। आपको जब तक अच्छे से पता नहीं होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई होगी 11th 12th के बुक्स की, तो आप नहीं कर सकते। तो पूरी बुक्स तो पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं इस वक्त पे, और ना ही हम नीट की तैयारी कर रहे हैं कि हम पूरा बुक पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है कि उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो बीपीएससी पूछ रही है। बीपीएससी की शुरुआत से कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ब्लड, जैसे कि डीएनए, जेनेटिक्स, जैसे कि मसल्स, उनका फंक्शनिंग, इनके ऊपर वो बेसिक क्वेश्चंस पूछ चुकी है। ठीक है, अब उनके अंदर इन डेप्थ पूछ रही है, और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होती है 11th 12th में, इसलिए क्वेश्चंस वहाँ से बन रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द कंटेंट दैट इज देयर इन दोज क्लासेस, हम इन एरियाज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, इन एरियाज़ के टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं जो टॉपिक्स उन्होंने पूछा है। तो आज की वीडियो में वही होने वाला, वी गोइंग टू स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे जाके एलिमिनेशन कर सको, ट्रिक लगा सको, यू हैव अ नैक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फाइन, चलिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द बेसिक अमाइनो एसिड्स आर। तो आपको बेसिक अमाइनो एसिड पूछ रहा है, इनमें से कौन है। अब ये है एनसीईआरटी अगेन, यहाँ पे देखिए पूरा बढ़िया से मेंशन्ड है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड्स की जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है, कि कौन सा अमाइनो कार्बोक्सिल और आर फंक्शनल ग्रुप उन पे अटैच्ड है। तो उनके फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट कितने नंबर हैं उन ग्रुप्स के, वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी अमाइनो एसिड एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, क्या होगा। देखिए एसिडिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जांपल में लाइसिन दिया हुआ है, न्यूट्रल का में वैलिन दिया हुआ है। ये सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं टायरोसिन, फिनाइल एनालिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो आप ये नाम तो रट लीजिएगा, ठीक है, द वन दैट वी हैव जस्ट अंडरलाइंड एंड हाईलाइटेड, यू हैव टू लर्न दीज ऑल। ठीक है, ये वाले एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स अगर पूछेगा तो आप ये वाले मार्क करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमको इस टॉपिक से कैसे करना है। अब यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन है। फाइन, बाइल एसिड्स जो है ये कोई बेसिक अमाइनो एसिड नहीं है। ठीक है, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, ये भी एक अमाइनो एसिड है। तो ग्लाइसिन देखिए, और ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, एंड द अदर वन दे हैव आस्क्ड इज एलेनिन। तो एलेनाइन जो है ये भी एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। तो आपको अमाइनो एसिड्स पता होने चाहिए, उनका नेचर पता होना चाहिए। अब अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। सो प्रोटीन्स के बारे में तो सबको पता होगा। लेट अस अज्यूम कि आप सब डाइट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हमारे डाइट में मैक्रोज होते हैं, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, एवरीबडी नोज। तो प्रोटीन्स के लिए आप शेक वेक पीते हो, चिकन एग्स खाते हो, पनीर वनीर खाते हो। वाई डू यू डू दैट? क्योंकि हमारी बॉडी में 40-42% के आसपास चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। कैसे? यू लुक इट हियर, यू सी दिस। मसल्स के अंदर होता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। जो मसल की कंपोजिशन है उसमें दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन, दूसरे का नाम है मायोसिन। वैसे ही स्किन, हेयर और नेल्स ये केराटिन प्रोटीन के बने। इसके बारे में आप जानते होंगे, आपने एडवर्टीजमेंट्स में काफ़ी देखा होगा, लड़कियां केराटिन ट्रीटमेंट भी लेती हैं फॉर गेटिंग देयर हेयर स्मूथ एंड फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी के हर हिस्से में प्रोटीन है। अपार्ट फ्रॉम बोन्स व्हाट यू हैव इज मसल्स। तो वो मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हैं। स्किन और हेयर ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। बोन्स और टेंडन्स को जो जोड़ती है वो चीज़ कोलेजन, ये भी एक प्रोटीन है। ये किस्म का फ्लेक्सिबल फाइबर बनाती है और ये भी प्रोटीन से बनता है। ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो भी एक प्रोटीन है। तो ये सारे प्रोटीन्स आपकी बॉडी को बनाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक ही चीज़ है बट वो इतने अलग अलग तरह की है कि अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बना रही है। हाउ डिफरेंट इज हेमोग्लोबिन फ्रॉम अ मसल फाइबर। मसल फाइबर कितना अलग होता है स्ट्रक्चर और फिजिकल अपीयरेंस में, लेकिन हेमोग्लोबिन देखिए कितनी अलग होती है। कोलेजन, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा टेंडॉन्स को, यू मस्ट हैव सीन कार्टिलेजन, और तो यू नो कि कोलेजन फाइबर कैसा होता है ना। और केराटिन, आप सब नेल्स अपने हेयर देख, तो दिस इज ऑल प्रोटीन, बट इनकी बेसिक कॉम्पोजिशन है कि अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। कुछ गिनती के
अमाइनो एसिड्स हैं, अराउंड 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में, उन्हीं की अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अरेंजमेंट ऐसी हो रही है कि इतने भिन्न भिन्न प्रकार के, देख रहे हो, एक ऐसा है मसल जैसा प्रोटीन, एक केराटिन जैसा बना दे रहा है, कुछ कोलेजन जैसा, कुछ हेमोग्लोबिन जैसा, और भी बहुत सारी चीज़ हमारे अंदर के हार्मोन्स, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन्स। तो ये सब प्रोटीन है और ये किन कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, कुछ 20 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। अब अमीनो एसिड्स होते क्या है, तो समझ लीजिए दिस इज वॉल, ठीक है, आपने अपने घर की वॉल बनाई, इस वॉल में आपने ब्रिक्स लगाए हैं। अब ये जो ब्रिक्स हैं दिस इज पेप्टाइड, ठीक है, तो बहुत सारे पेप्टाइड को मिला करके एक प्रोटीन बनता है। लेकिन ये जो ब्रिक है, दिस ब्रिक इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सम मोर स्मॉल यूनिट्स, ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं दीज आर अमाइनो एसिड्स। तो एक तरह से अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके पेप्टाइड बनाते हैं और पेप्टाइड्स कंबाइन करके पूरा प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन अलग अलग तरह हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप में अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में बनते कैसे, दो तरह के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल हैं उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है अपने खाने डाइट के थ्रू। लड़के प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, लड़कियां प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं फॉर गेटिंग द बॉडी, क्रिएटिन पी रहे हैं, व्हाट इज देयर इन द क्रिएटिन, प्रोटीन, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स है, उसके अंदर मेथियोनिन है, उसके अंदर आई थिंक ग्लाइसिन है, 2-3 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर, आर्जिनिन है, अंदर जाके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं और आपके बॉडी को वो चीज़ें दे रहे हैं जो कि आपके मसल्स की हेल्थ के लिए, आपके इंटरनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो वो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, वो कैसे बनते हैं, वो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, 1 सेकेंड, दिस इज एनिमल सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर डीएनए मटेरियल है। डीएनए के अंदर वो मैसेज है दैट कोड्स फॉर द प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड इन अ बॉडी, ठीक है। तो जब डीएनए के अंदर हमको पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, कि क्या प्रोटीन बनेगा, जो कोड्स हैं वो इसीलिए हैं, पर ये कैसे बनता है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़े से स्टेप्स पे कि कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बॉडी में बनता है कैसे प्रोटीन, क्योंकि हर रोज टूट रहा है, बन रहा है, मसल फाइबर आपके उसमें माइक्रोटेयर्स हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो हर 120 दिन में खत्म हो जा रहा है, फिर नया बन रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इसको लगातार रिप्लेनिश करते रहना है। तो वो रिप्लेनिश करने के लिए कहीं तो कोई मैकेनिज्म काम कर रहा होगा। वो मैकेनिज्म की जो कह सकते हो स्टार्टिंग ओरिजिन डीएनए है। डीएनए के अंदर एक मैसेज है और वो मैसेज बताता है, वो कोड बताता है कि ये प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन बनेगा, इस सेल को ये चीज़ चाहिए, उस सेल को वो चीज़ चाहिए। हर सेल की अपने हिसाब की कोडिंग होती है। अब देखो, सबसे पहला प्रोसेस आता है इस प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जो भी मैसेज है उसको ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए में तब्दील किया जाएगा। इमेजिन आप जब पैदा हुए थे, आपको पैदा होते ही चलना बोलना नहीं आता था, आपको नहीं पता था कि आपको स्कूल जाना है, उठ करके फिर आना है, खेलना है, पढ़ना है। ऑल हु टॉट यू ऑल ऑफ दिस, हु गेव द मैसेज टू यू, योर मदर गेव इट, ठीक है। आपको समझ में आया कि जीवन में ऐसे जीना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। तो देयर वाज समवन टू गिव यू द इंस्ट्रक्शन वेरी फर्स्ट टाइम, नाउ यू अंडरस्टैंड। अब आपको पता है कि मुझे पढ़ना है, फलाना चीज़ पढ़नी है तो फलाना जॉब मिलेगा और वो करूँगा, ये वाला स्किल सीखूंगा तो इस तरह का काम कर पाऊंगा। सो द स्टार्टिंग यू गॉट फ्रॉम योर मदर, द मैसेज दैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर। सो दिस डीएनए इज काइंड ऑफ अ मदर। इसके पास मैसेज है, इस चिट्ठी को पहुँचाना है। अब इस चिट्ठी को पहुँचाना है वहाँ पे जहाँ पे प्रोटीन बने। तो पहली चीज़ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो भी स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट है वहाँ से सेल ना कॉपी करके उस मैसेज को एमआरएनए में बना लेता है। तो डीएनए को अगर हम अनवाइंड करेंगे तो इस तरह का वो कुछ सीक्वेंस है, इसको पढ़ करके एक सिंगल स्ट्रैंड का एमआरएनए सीक्वेंस बनता है। इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाती है कि क्या बात कह रहा है, उस चिट्ठी को इन्फर करके एमआरएनए जो है वो लेकर के जाता है। दिस इज एमआरएनए, दिस इज डीएनए, दिस इज एमआरएनए। रफ लैंग्वेज में समझा रही हूँ। साइंस बैकग्राउंड वाले आप लोगों को बुरा अगर लग रहा होगा तो प्लीज़ आप चले जाइए, लेकिन अगर भूल गए तो थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, रिविजन हो जाएगी। तो डीएनए से एमआरएनए सिंथेसिस हो गया, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में आ गई, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव कर सकता है, डीएनए कैन नॉट मूव, ये पोर्टेबल नहीं है। एमआरएनए हैज़ द एबिलिटी टू मूव। तो ये क्या करता है, अपनी मैसेज को लेकर के ट्रांसलेशन के लिए लेके जाता है। एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियस से निकल करके राइबोसोम के पास आता है। राइबोसोम क्या है, वो सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, वहीं पे सारे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो सेल के अंदर एक और पार्ट है, ये राइबोसोम है, यहाँ पे बनेगा। अब एमआरएनए जो है ये यहाँ पे गया और यहाँ पर राइबोसोम एमआरएनए के मैसेज को रीड करता है और रीड करके उन लेटर्स को डेसिफर करके
तीन कोडॉन्स के सेट में बना देता है। अब कोडॉन्स क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये भी बीपीएससी का पीवाई की, बीपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन, बीपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स आल्सो। ये प्रोटीन पे पूछ चुकी है, वो केराटिन के बारे में पूछ चुकी है, एक्टिन मायोसिन पूछ चुकी है, इसलिए बताई हूँ मैं। कोलेजन पूछ चुकी है, हाइमोग्लोबिन पूछ चुकी है। दैट इज आई एम टेलिंग यू। नाउ आई हैव कम टू कोडॉन्स। लग रहा होगा ज़्यादा जा रही है, इन डेप्थ जेनेटिक्स क्यों पढ़ा रही है, बट देयर इज अ नीड, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, उनका ये फेवरेट है। अब सुनो, एमआरएनए सिंथेसिस होने के बाद एमआरएनए बन गया डीएनए से, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दिमाग में घुस आई है इस चीज़ को, ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए में कॉम्प्लेक्स मैसेज, उसको सिंपल तरीके से एमआरएनए ने, मैसेंजर आरएनए ने समझ लिया, एक कोड बना लिया, और वो कोड लेकर के राइबोसोम के पास जा रहा है यहाँ पर। अब राइबोसोम क्या कर रहा है? राइबोसोम जो भी इंफॉर्मेशन दी है एमआरएनए के ऊपर, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको 3 के हिस्सों में तोड़ता है और उसको फिर डेसिफर करता है, उससे कोई सेंस बनाता है। तो मान लीजिए ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखी हुई थी, ABG AUU लाइन से लगातार, बट इसको इस तरह से सेक्शन करना, 3 के हिस्सों में बांटना, इनको कोडॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये 3 के होते हैं सेट, दिस आर कॉल्ड कोडॉन्स। दे कोड फॉर सम इन्फॉर्मेशन एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज कि यहाँ पे कौन सा वाला अमाइनो एसिड लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आप मेथियोनिन लगाओ, या फिर आप यहाँ पे साइटोसिन लगाओ, यहाँ पे आर्जिनिन लगाओ, ये इन्फॉर्मेशन समझने के लिए। जैसे कि अगर आपको माई नेम इज XYZ बोलना है, तो आपको पता है कि MY को माई पढ़ते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता कि इसको Y पढ़ते हैं, तो आप MYNAME ये पूरा बोलते हैं, हर किसी के आगे MYNAMEISXYZ। वुड दे बी एबल टू अंडरस्टैंड? नहीं। यू नो हाउ टू ब्रेक योर alphabets into chunks to make a sense और मीनिंगफुल वर्ड आउट ऑफ इट। वैसे ही मीनिंगफुल बनाने के लिए एमआरएनए जो भी मैसेज लेके आता है, उसको राइबोसोम 3 के हिस्सों में तोड़ता है, उसको कोडॉन्स कहते हैं। ठीक है, उन कोडॉन से मतलब समझा जाता है कि कौन से वाले अमाइनो एसिड को यहाँ लगाना है, और एक सीरीज ऑफ अमाइनो एसिड्स यहाँ पे लग जाएंगी, और उनके सीरीज से एक पेप्टाइड बनेगा। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ करके एक चीज़ बनाते हैं जिसको पेप्टाइड कहते हैं, और बहुत सारा पेप्टाइड जुड़ करके एक चीज़ बनाते हैं जिसको प्रोटीन कहते हैं। अब कौन सा अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगा है, ये डिसाइड करेगा कैसा पेप्टाइड है, वो डिसाइड करेगा कौन सा प्रोटीन है। इनके अरेंजमेंट की भिन्नता, अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस विल मेक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। कि कोई प्रोटीन केराटिन बनाएगा, कि कोई प्रोटीन एक्टिन बनाएगा, किस तरह से वो फोल्ड होगा, किस तरह से वाइंड होगा, ये सब यहाँ पे कोडेड है डीएनए के अंदर। ये काम है डीएनए का, समझ में आया? चलिए, तो अब थोड़ा सा और देखते हैं। कोडॉन्स पे क्वेश्चन पूछे भी बेसिस में, थोड़ा सा कोडॉन्स देखेंगे, फिर मैं अमाइनो एसिड के टाइप्स पे आऊँगी। अब देखिए, इस तरह से अरेंज करना है। अब वो जो कोडॉन्स हैं वो 3 के सेट्स में होते हैं। AUG करके एक कोडॉन है, मेथियोनिन बोलते हैं इसको। लेकिन हमेशा पहली बात, अगर आपको BPSC की तैयारी करनी पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो कंफ्यूज लगता है ना। लोग कहते हैं ईजी होता, पॉलिटी शुरू कर लो। सो हर किसी काम को शुरू करने के लिए अगर आपको पता है कि स्टार्ट यहीं से करना है, या यही चीज़ से स्टार्ट करना सही रहेगा, तो आप क्या करते हो? यू प्रेफर डूइंग दैट एंड दैट मेक्स द थिंग ईजी। इसलिए AUG करके ये जो कोडॉन है, ये स्टार्ट कोडॉन है। ये जहाँ भी रहेगा, इसका मतलब है कि RNA सीक्वेंस की यहीं से आपको स्टार्ट करना है कोडिंग करना। AUG हमेशा स्टार्ट में लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद से आप यहाँ पे अलग अलग कोडॉन्स लगाइए, और उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग अमीनो एसिड्स लगेंगे, और अलग अलग कॉम्बिनेशन का प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। 2 चीज़ याद रखनी है, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के नाम। बाकी कोडॉन्स के नाम याद नहीं रखने, BPSC ने पहले पूछा हुआ है। क्वेश्चन लगा नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। पिछले ही वर्ष पूछा था उन्होंने कि 71 में ही मेरे ख्याल से, कि कौन सा कोडॉन किस चीज़ को कोड करता है। तो अगर आपको स्टार्ट और स्टॉप को पता है, आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी ध्यान रखिएगा, AUG जो है ये मेथियोनिन को कोड करता है। मतलब ये मोस्टली, अगर सेल यहाँ पे जो पूरी की पूरी mRNA सीक्वेंस है, सीक्वेंस में कहीं अंदर है, बीच में है, यहाँ पे कहीं पर है, तो उस लोकेशन पे होने की वजह से मेथियोनिन को कोड करेगा, मेथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड। अदरवाइज ये हमेशा स्टार्ट पे होता है। स्टार्ट में होता है तो वो रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को जो है, वो डीएनए की ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब mRNA से आपको प्रोटीन बनाने वाले प्रोसेस को। एक चीज़ और सेंट्रल डोगमा बताना चाहूँगी, डीएनए से जब दूसरा डीएनए बने, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं उसको, मोस्टली पेरेंट्स से जो गैमीट्स माँ बाप को बच्चों को जाते हैं, उस प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, एग सेल्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह होती है, जहाँ पे आपको डीएनए का एक और कॉपी बनाना है और उसको पास ऑन करना है।
फिर डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्राइब करना इंफॉर्मेशन को। और आरएनए से, 1 सेकेंड, आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, आरएनए के अंदर जो भी मैसेज है उसको समझ के जो प्रोटीन बनाया जाता है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, इसके बीच का फर्क पता होना चाहिए। डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन, आरएनए से अमाइनो एसिड्स को बनाना ट्रांसलेशन। अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर के प्रोटीन बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, उनकी फोल्डिंग अलग अलग तरीके से होगी। तो देख लीजिए, आरएनए सीक्वेंस के अंदर स्टार्ट करने के लिए हमेशा आपको AUG मिलेगा। दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाट हैपेंड। ये देखिए, आरएनए सीक्वेंस में हमेशा AUG होता है, लेकिन अगर यही डीएनए होता और वहाँ पे आपको रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होता तो ATG। ये ध्यान रखिए कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। A स्टैंड्स फॉर एडेनिन, U स्टैंड्स फॉर यूरेसिल, G फॉर ग्वानिन। तो AUG ये 3 और एक C, ठीक है, साइटोसिन, दिस C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन। ये जो हैं 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के अंदर होते हैं। वहीं ATGC ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अंदर होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। मतलब डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आरएनए में मिलेगा। डीएनए के अंदर थायमिन मिलता है यूरासिल की जगह, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वो ट्रिक कर लेते हैं कई बार। तो रट लीजिए, सब कुछ 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब इसके अलावा T और U का हेरफेर है बस। आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरासिल होता है, बाकी ये सब होगा, लेकिन डीएनए में जो है थायमिन अवेलेबल है। T और U का याद रखिएगा, T इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, U इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ T इन आरएनए। फाइन, अब कोडॉन्स देखते हैं। कोडॉन्स कौन से कोडॉन? स्टार्ट कोडॉन। तो AUG जो है आरएनए सीक्वेंस के अंदर AUG इज ऑलवेज द स्टार्ट कोडॉन व्हेन इट इज एट द फर्स्ट प्लेस। अगर वो मिडिल में है तो वहां पे वो मेथियोनिन को कोड करेगा। मेथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। डीएनए के लिए जो स्टार्ट कोडॉन है वो ATG है। ये सीक्वेंस अगर लगा है एकदम शुरुआत में ही तो मतलब अब शुरू करो मैसेज को इन्फेरेंस करना, मैसेज का इन्फर करना। वैसे देखिए UAA क्या है? ये स्टॉप कोडॉन है। ये सिग्नल करता है कि अब चेन कंप्लीट हो गई है, अब हमको काम बंद करना है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है एक चीज़ को बनाने के लिए, एक पेप्टाइड को बनाने के लिए। और UAA के अलावा UAG, UGA, तो ये टोटल 3 हैं अलग अलग स्टॉप कोडॉन्स, लेकिन स्टार्ट कोडॉन सिर्फ एक है। रट लो, इसको हाईलाइट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, आप इसको रट लीजिए। UAA, UAG, UGA, ये कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप इसको कर सकते हो कि यू गो अवे काइंड ऑफ, ठीक है। स्टॉप कोडॉन के लिए कोड मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी। UAA से यू आर ऑफुल, UAG से यू आर ग्रोस, UGA से यू गो अवे। यू आर ऑफुल, यू आर ग्रोस, यू गो अवे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप इसको ना तोड़ सकते हैं, यू आर ऑफुल, यू आर ग्रोस, यू गो अवे, यू यूज इट कि ये नेगेटिव है, इट इज टॉकिंग अबाउट फिनिशिंग समथिंग, तो ये स्टॉप कोडॉन को कोड करता है, ठीक है। वैसे ही डीएनए के अंदर इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो भी चीज़ है वो है TA, TAG, TGA। जहाँ जहाँ यू है वहाँ पे T लगा देना है। आप इसी को याद करके रखिए, बस यू की जगह T लगा दीजिएगा, क्योंकि डीएनए के पास यूरेसिल नाम का न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, उसके अंदर थायमिन होता है। फाइन, चलिए अब देखते हैं क्या आगे का स्टेप होगा। तो जब प्रोटीन बना रहा है डीएनए, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, ट्रांसलेशन कर लिया। अब ये 3 कोडॉन्स में सेट हो गया और इन 3 कोडॉन्स के आगे उनके रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड लगा दिए। मान लीजिए कि ये कोई एमआरएनए सीक्वेंस है, पहला वाला मेथियोनिन ने स्टार्ट कर दिया, वही लास्ट वाला है, बीच में लिखा है UGO, तो मतलब इसके आगे सिस्टीन लग गया। उसके बाद UAC कोड लिखा है, टायरोसिन लग गए, अलग अलग ये अमीनो एसिड लग गए। और ये जो कोड है ना, ये ऑक्सीटोसिन नाम के एक हार्मोन के लिए, ये कोड जब जाएगा तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उससे रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीटोसिन। वो हार्मोन है, महिला के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। कोई चीज़ मायोसिन को कोड करेगी, कोई सीक्वेंस जो है वो एक्टिन को कोड करेगा। अब ये प्रोटीन जब बन गए, इनकी फोल्डिंग होती है। इनकी फोल्डिंग भी जो है इसी कोड से ही समझ में आती है, ठीक है। जिस तरह के अमीनो एसिड जुड़े हैं उनसे समझ में आता है कि इनके साथ होना क्या है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है इनको। फाइन, तो ये सब जो राइबोसोम्स जो हैं इनको लिंक करते हैं अमीनो एसिड को, एक चेन बनाती है, इसको पेप्टाइड चेन कहते हैं, और पेप्टाइड्स को आपस में जोड़ करके प्रोटीन बनाती है।
अब अमाइनो एसिड्स 3 प्रकार के होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में मत जाइए क्योंकि फिर ये वीडियो अमाइनो एसिड के बारे में हो जाएगी। वी आर नॉट गोइंग, पर जेनेटिक्स का इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैं ये कवर कर रही हूँ। नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड या एसिडिक अमाइनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होंगे एसिडिक अमाइनो एसिड, तो वो प्रोटीन फोल्डिंग और ब्रेन कम्युनिकेशन, ब्रेन पे इंफॉर्मेशन देने, इस तरह के कामों के लिए ऐसे वाले प्रोटीन बनते हैं, ऐसे वाले अमाइनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वैसे बेसिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं ना जो यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपको रटने हैं कि बेसिक में आप देख लो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, LAH करके है, आप कोड बना लो। और ये AG है, एसिडिक AG, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक में हो गया LAH, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। उसके बाद न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स देखते हैं, इसके अंदर आते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये पोलर और नॉन पोलर होते हैं। तो इनके ऊपर सेरीन, इनके एग्जाम्पल्स हैं सेरीन, थ्रेओनिन एंड एस्परजिन। और दूसरे टाइप के जो नॉन पोलर टाइप के हैं वो ग्लाइसिन और एलेनिन। अपार्ट फ्रॉम दैट मेथियोनिन जो है वो भी एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, जो हमने सबसे शुरुआत में देखा था ना, स्टार्ट कोडॉन को जो कोड कर रहा था, वेरी बैड, हाँ। तो जो स्टार्ट कोडॉन को कोड करता है मेथियोनिन, AUG, ये भी एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ध्यान रखिएगा। ये आपको रट लेने हैं, क्या पता इस तरह का पूछ लें। कोडॉन आपको स्टार्ट और स्टॉप के रट लेने, ताकि इनके पूछे तो सारे तो रट नहीं सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स वो इस तरह का ही कोई ट्रिक देंगे कि आप एलिमिनेट कर लो, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ नो यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो क्यों ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें से ग्लाइसिन और एलेनिन जो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। बाइल जूस जो होते हैं बेसिक होती है, बट ये कोई बेसिक अमाइनो एसिड नहीं है, ठीक है। लाइसिन जो है बेसिक अमाइनो एसिड है। चलिए अगला सवाल है, साइटोकाइंस आर मेनली व्हाट? वो लिपिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, कार्ब्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं? अगेन 12th की NCERT ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, साइटोकाइन के बारे में मेंशन किया हुआ है कि प्रोटीन सेक्रीट करते हैं, ठीक। वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं वो प्रोटीन, इंटरफेरोन नाम का एक प्रोटीन जो है उसको सेक्रीट करते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को दूसरे वायरल इन्फेक्शन से। तो साइटोकाइनिन एक तरह के प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स साथ आएंगे तो फिर क्या बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ट्रिक दूंगी यहाँ पे, जिनका बैकग्राउंड है साइंस का और उन्हें बुरा लग सकता है ये देख करके, तो दे में लीव द वीडियो, बट जिनको चाहिए ट्रिक जुगाड़ मैम बता दो, या थोड़ा मिलजुल के हम लोग कुछ कर लेते हैं सेटलमेंट, जिससे हम ऐसे कुछ चीट कोड्स बना सकें कि एग्ज़ाम में पहचान लें एलिमेंट्स को, ठीक है। ये हर जगह काम आएगा, सिर्फ इसमें नहीं कि आपको नाम पूछ दे कि बताओ क्या है। आप ना क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाने लायक हो पाएगा, उनके अल्फ़ाबेट्स, उनके वर्ड्स को देख करके। थोड़े से ट्रिक्स हैं, मे बी विद पीपल विद बैकग्राउंड विल बी नोइंग इट, पर जिनको नहीं पता उनके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो उसके ना आगे, मतलब एट द एंड सफिक्स एक लगा होता है, ओस। देखा होगा आपने, जो भी शुगर्स के बारे में पढ़ते हो उनके नाम है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, दे एंड विद ओस। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट कंपाउंड दिख रहा है, कोई भी चीज़ दिख रही है स्टेटमेंट में या ऑप्शंस में इस तरह से, या क्वेश्चन में यहाँ पर अगर कोई भी ओस वाला कंपाउंड होता तो दैट इज अ शुगर, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स के पीछे ये सफिक्स लगा होता है और आगे ये प्रीफिक्स लगा होता है, ग्लूको या ग्लाइको नाम से, जैसे ग्लाइकोजन, ग्लूको, ठीक है, गैलेक्टोज, इस तरह की जो स्टार्टिंग GLU इस सब से स्टार्ट हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। अमीनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनका जो नाम है वो एंड होता है इन से। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दे एंड विद IN इन द एंड। इंसुलिन, केराटिन, वेलिन, एक्टिन, मायोसिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस तरह के नाम देखो जहाँ पे इन से एंड हो रहा है, फटाक से समझो कि पेप्टाइड है, प्रोटीन है। प्रोटीन माने पेप्टाइड, पेप्टाइड माने अमीनो एसिड। इसको रफली ऐसे थोड़ा सा रिलेट करना सीखो। प्रोटीन्स का छोटा यूनिट पेप्टाइड, उसका छोटा यूनिट अमीनो एसिड का छोटा यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स। उतना नहीं देखना, लेकिन आपको प्रोटीन
का ध्यान रखना है कि प्रोटीन जो है वो एंड करते हैं इन से, और कई बार इनकी शुरुआत होती है अमाइनो से, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए। मोस्टली आप ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ना, कहाँ गए दीज ऑल, साइटोसिन, टायरोसिन, दिस ग्लूटामिन, लाइसिन, दिस हिस्टिडिन, दर एंडिंग विद IN, INE, ठीक है। IN, INE से ख़त्म होने वाला प्रोटीन होता है। दिमाग में बिठा लो, लिख लो कहीं पर। फैट्स, जब भी कोई फैट कंपाउंड होगा उसका नाम का शुरुआत लिप या लिपो से होगा। रूट वर्ड होता है, मतलब इसी के आगे पीछे वर्ड लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि लिपोप्रोटीन, लिपोलिसिस, ये फैट रिलेटेड टर्म्स है। लिपिड्स, फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं, फाइन। एडिपो, एडिप ये वर्ड अगर प्रीफिक्स है पहले लगा हुआ है तो मोस्टली दे हैव टू डू विद फैट्स, वो चीज़ है फैट्स रिलेटेड होगी। एडिपोसाइट्स, ठीक है, ये फैट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यूज, तो ये वाले वर्ड्स जो हैं एडिप अगर आ रहा है तो वो फैट रिलेटेड है, ध्यान रखना। वैसे ही हेपा, हेपैटिक, ये वर्ड लिवर से रिलेटेड होता है, ठीक है। हेपा, हेपैटिक टिश्यू, हेपैटिक वेन, ये लिवर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। हेपैटोसाइट्स लिवर सेल को बोलते हैं। ग्लिसराइड, ये भी वर्ड अगर आ जाए, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, पॉली, तो ये सारे ग्लिसराइड जो हैं ये भी अगेन फैट्स हैं। ये सफिक्स लगा रहता है। फैट्स, जो भी फैटी एसिड के बने फैट्स हैं उनके पीछे सफिक्स यही लगा रहेगा, स्राइड, ग्लिसराइड। उसके बाद आ जाओ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जो मसल पंप बढ़ाने के लिए लड़के लोग लगाते हैं, दे नथिंग बट इंजेक्शंस। वो इंजेक्शंस होते हैं जिनके अंदर हार्मोन है, क्योंकि हमें पता है कि मेल के जैसा दिखता है बिकॉज ऑफ द मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। विमेन अपीयर लाइक अ वुमेन बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। उनके हार्मोन्स उनको अलग अलग दिखाती हैं, उनके अलग दाढ़ी के लिए, शेप साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आप बल्कअप करना चाहते हो वन मोर मसल्स, यू पुट स्टेरॉइड्स फॉर शॉर्ट, अगर आपको कम समय में चाहिए तो, ताकि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है वो उस तरह की बॉडी को बनाए जो एक मेल के लिए आइडियल है। तो स्टेरॉइड्स मोस्टली क्या होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स का नाम का एंड ओन या ऑल से होता है। तो इस तरह का नाम कहीं भी देखोगे, अब ये मतलब मत करना कि ग्लिसरॉल देख लिया, अल्कोहल देख लिया तो मैम स्टेरॉइड, वो मत, इतना मत मतलब परेशान कर दो किसी को। बट मैं ट्रिक दे रही हूँ, जब समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो हैं ये हार्मोन्स हैं, और इनका एंड ऑल या ओन से हो रहा है। इससे अगर आपको ऐसा देगा कि फलाना चीज़ क्या है पहचानो, तो तुक्का तुम्हार क्या होगे ना, मतलब पूरा छोड़ के तो आना नहीं है, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको एक लॉजिक बेस्ड अटेम्प्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अटेम्प्ट करना है, तो फिर जब तक आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा अच्छे वाले अटेम्प्ट्स, इन्फॉर्म्ड अटेम्प्ट, तब तक आप सिलेक्शन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं ये दे रही हूँ। जिनको दुख हो रहा हो मत देखिए, छोड़ दीजिए इसको अभी से, मतलब लग रहा है कि बकवास कर रही है तो, बट दोज हु थिंक कि दिस मेक सेंस एंड दे कैन डू समथिंग विद दिस इन द पेपर, प्लीज़ वॉच इट। आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं पे, काम आने वाला बहुत। देखिए यहाँ पे लिपिड्स कैसे होगा। अब साइटोकाइन को देखते ही लग रहा है ना, इन है, काइन, तो ये प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन का भाई यही तो, ये फैट है, ये तो शुगर है, ये क्या है, ये हार्मोन है। अगर ये होता तो ओन या ऑल से एंड होना चाहिए था ना, ये होता तो क्या रहता, कार्बोहाइड्रेट्स का ओस वगैरह से रहना चाहिए था। लिपिड्स का अपना अलग बताया हुआ है, पेप्टाइड्स का जिस तरह से एंड होता है इन से, ठीक है। कहाँ गया, दिस बन गया क्वेश्चन। साइटोकाइन क्या है, पेप्टाइड्स है। अगला क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड वेसल कॉजेज व्हाट। इनका ना मसल बहुत फेवरेट है, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, हर साल पूछते हैं। एक बार पूछा था कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, कि 4 आर्म को मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या हो रहा है, कौन से आर्म में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कौन से में रिलैक्सेशन। आई एम नॉट पुट द क्वेश्चन, क्योंकि फिर वो बहुत उसको भी एक्सप्लेन करने लग जाती मैं। अभी हम यहाँ पे इसको देखते हैं, समझते हैं कि जब भी ब्लड वेसल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन होता है तो फिर वो मसल में आता है, स्मूथ मसल सेल में आता है। यहाँ पे देखिए इस इमेज के अंदर, जब कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन स्मूथ मसल सेल में इंक्रीज होती है तो वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। कॉन्स्ट्रिक्ट नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रिक्ट होना, नैरो होना, तो वेसल जो है वो नैरो हो जाती है उस सिचुएशन में। तो क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज वेसो कंस्ट्रिक्शन। आप इसको इत्मीनान से देख सकते हो, थोड़ा सा डिटेल देखना है तो, बट जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको दिक्कत आएगी समझने के लिए, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, रफली बता रही हूँ। ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन होती है, फिर वो स्मूथ मसल सेल्स के लुमन में चली जाती है। वहाँ बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन होने की वजह से क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, कैलमोडुलिन। देखो अगेन, लिन, LIN, लिन, व्हाट इज दिस, दिस अ प्रोटीन, इट इज एंडिंग विद लिन, इन, है ना। कैलमोडुलिन नाम के एक प्रोटीन से ये बाइंड कर रहा है, और बाइंड करने के बाद क्या करता है, ये एक एंजाइम है, ब्लिक,
मायोसिन लाइट चेन काइनेस। एक चीज़ और, जब भी कोई प्रोटीन की बात होगी, एंजाइम की बात होगी, तो वो एंड एस से होगा, ठीक है, ASE। मोस्टली एंजाइम्स एस से एंड होते हैं, जैसे कि यहाँ देखो काइनेस, ठीक है, जाइमेस, एमाइलेस, इस तरह के एंजाइम। सो एंजाइम अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो एस देखना, एंड में एस आ रहा है तो वो एंजाइम है। तो मिलिक MLIC के करके एक एंजाइम है, ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है मायोसिन फाइबर के साथ। तुमको पता है एक्टिन और मायोसिन दो फाइबर का बना हुआ है मसल सेल, तो जब ये दोनों फाइबर आपस में बंधते हैं, बाइंड करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। और दोनों बाइंड तभी करते हैं जब मायोसिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। मान लो, ठीक है, कि there's a girl and she likes to make friends with people who own a car only। बिना कार के बंदों के साथ वो दोस्ती नहीं करती हैं। तो दैट इज अ सिचुएशन वेयर प्रोटीन, आई एम सॉरी इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल। तो जब तक ये मायोसिन के पास फॉस्फोरस अटैच्ड नहीं होगा, इससे एक्टिन बाइंड नहीं करेगा, और एक्टिन और मायोसिन बाइंड करके एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मसल को टाइट कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। एल्स जब वो दोनों सेपरेट रहेंगे, मायोसिन और एक्टिन, तो स्ट्रक्चर जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं बनेगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसका विपरीत होता है जब कम कैल्शियम आयंस होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिलिक एक्टिव नहीं हुआ, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच नहीं हुए मायोसिन फाइबर के साथ, तो एक्टिन भी इस पे आके बाइंड नहीं करता है, और उसकी वजह से वो रिलैक्स स्टेट में रहता है। यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल है, देख सकते हैं आप, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लो चाहो तो। वैसो कंस्ट्रक्शन, वैसो डायलेशन में क्या होता है, कैल्शियम स्मूथ मसल सेल में बढ़ते हैं, इधर घट रहे हैं। स्मूथ मसल सेल इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वैसे डायलेशन में रिलैक्स करती है। क्या कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन होती है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है। स्मूथ मसल सेल में हाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन एंड लो कॉजेज रिलैक्सेशन, ठीक है। ब्लड फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है ना, तो ब्लड का फ्लो कम होगा, और यहाँ रिलैक्स है तो इंक्रीज फ्लो होगा, खूब फ्लो करेंगे। और इससे क्या होता है, वैसे कंस्ट्रिक्शन से बीपी बढ़ेगा। जब रास्ता ही पतला कर दोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ब्लड में, वैसे ही ब्लड का प्रेशर तो बढ़ेगा ही, वैसे ही यहाँ पे लो बीपी हो रहा है। एक चीज़ और, व्हाट कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल्स, जो हमारे नर्व सिग्नल्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इट। अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दे देगा तो काट देना, रट लो, ठीक है। उसके बाद ये हार्मोन्स एड्रेनलिन और वेसोप्रेसिन, ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है कि कैल्शियम बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखो, आप मैकेनिज्म पढ़ने लायक तुम कुछ PhD कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, या बैचलर्स तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतना नहीं बताऊंगी, बट रफ आइडिया रखो, छांटने में काम आएगा एग्जाम के टाइम पे। इनका फेवरेट एरिया, इसलिए इतना बता भी रही हूँ मैं। नर्व सिग्नल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है, पैरासिम्पैथेटिक से नहीं होता है। हार्मोन्स जो हैं वो एड्रेनलिन और वेसोप्रेसिन रिस्पॉन्सिबल हैं कैल्शियम लेवल के रेगुलेशन के लिए। उसके बाद लोकल फैक्टर्स क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथीलियम से निकल के आती है, उससे डायलेशन होता है। ये 2-3 चीज़ें हो गई, ठीक है। और ये वही वाला चीज़ है कि कैसे कैल्शियम जो है स्विच की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन दोनों हमने देख लिया, ठीक है। जब यहाँ पे लुमन ब्रॉड हो जाएगा, ब्लड बढ़िया से फ्लो करेगी, मतलब लेस कैल्शियम है, ये मोर कैल्शियम वाला सिचुएशन। नो चेंज, डिस्कस ही नहीं करना। हीमोलिसिस क्या होता है, देखो जो हीमोग्लोबिन होती है, इनकी 120 दिन की लाइफ है। अगर ये अपने लाइफ से पहले ही खत्म हो जा रही हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में आकर के हमको दिक्कत देते हैं। उस सिचुएशन को कहते हैं हेमोलिटिक अनीमिया। तो हीमोलिसिस वो होता है जब RBCs का प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाए बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, और उसकी वजह से जब टूट जाता है तो हीमोग्लोबिन RBCs के अंदर होती है तो बाहर आ जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में खुला घूमता रहता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर ब्लड। उस सिचुएशन में एक बीमारी होती है, इसको हेमोलिटिक अनीमिया कहते हैं, या जॉन्डिस, दिस इज फेटल, ठीक है। तो हमने सारे ऑप्शंस देख लिए और क्वेश्चन भी एड्रेस कर लिया। तो हीमोलिसिस से क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्किया वर डिटरमाइंड टू बी यूनिक लाइफ फॉर्म बाय, व्हाट वाज द रीजन कि आर्किया को बोला गया कि तुम यूनिक हो। पहली चीज़ कि वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। जी हाँ, वो रहते हैं, बट इसकी वजह से वो यूनिक नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट रहते हैं। ह्यूमंस, हम वैसे जानवर हैं हम एक्सट्रीमेस्ट एनवायरनमेंट्स में रह सके हैं। वी आर एबल टू लिव एट द इक्वेटर्स ऑल्सो, एंड वी आर ऑल्सो लिविंग एट द पोल्स, है ना। इग्लू में भी रह रहे हैं, एंड देन आपको पता है कि ट्रॉपिक्स पर रहने वाले भी कम्युनिटीज़ हैं। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सर्वाइव करने लायक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सिर्फ ये कारण नहीं है आर्किया को अलग करने के लिए। देन द मॉलिक्यूल्स इन द सेल वॉल, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफरेंट, बिकॉज बहुत से ऐसे अलग अलग दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स भिन्न हैं, तो उसकी वजह से एक अलग ही, ऑल दो फाइलम में ही डाल देना ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है।
तो इसको देखते हैं कि कैसे ये जो अलग सेल वॉल पे मॉलिक्यूल है वो रिस्पॉन्सिबल कैसे नहीं है। एक चीज़ और, तीसरा पॉइंट दिया है कि बहुत छोटे होते हैं। तो बहुत छोटा होना इज़ नॉट अ रीज़न कि आप किसी को एक यूनिक लाइफ फॉर्म दे दो। अब यूनिक लाइफ फॉर्म कैसे बोल रहे हैं? देखिए, हमको पता है बेसिकली कि हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, विथ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस वाले। तो जो विथ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस वाले हैं प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरिया के अलावा एर्की बैक्टीरियाज एक अलग किस्म के बैक्टीरिया हैं। ये भी बैक्टीरिया हैं लेकिन अलग हैं, इसलिए इनको एक अलग ही कैटेगरी में डाला गया है। इसी की वजह से जो एक तरह का 3 डोमेन क्लासिफिकेशन हमको किंगडम लेवल के ऊपर भी दिखता है। हमको पता है किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे करते हैं हम डिवाइड आगे जा करके, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन उसके पहले जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक डिवीजन करते हैं कि विथ न्यूक्लियस और विदाउट न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म, ये विदाउट वाले हैं और ये विथ न्यूक्लियस वाले हैं। इसमें बैक्टीरिया और आर्किया जो हैं ये दोनों अलग हैं। इनके अलग होने का कारण ये है कि इनका जो आरएनए सीक्वेंस है, आरआरएनए सीक्वेंस है, ये डिफरेंट है। इसका और इसका आरआरएनए सीक्वेंस में डिफरेंस होने की वजह से, वरना बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया एक ही कैटेगरी में थे। ये 1977 में हुआ है। ये कार्ल वीज करके एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं इनके ऊपर जो आरआरएनए है वो बैक्टीरिया और बाकी यूकैरियोट्स के आरएनए से बहुत भिन्न है। इस वजह से इनको एक अलग ही डोमेन में डाल दिया, वरना हमारी क्लासिफिकेशन सिर्फ बैक्टीरिया और फिर बाकी इधर यूकैरियोट्स की होती है। लेकिन हमारे पास एक और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आ गई है जस्ट बिकॉज दे हैव अ यूनिक सीक्वेंस। उनका आरएनए सीक्वेंस अलग है, कोई अमीनो एसिड्स का जो पैटर्न है वो अलग है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे कौन सा पैटर्न क्या पैटर्न, बट ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो 3 डोमेन सिस्टम है यहाँ पे स्प्लिट होता है आर्किया में, बैक्टीरिया में और यूकैरियोट्स में। तो अगर वो पूछेंगे कि 3 डोमेन सिस्टम में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया आता है और यूकैरियोट्स आता है। ये 3 याद रख लेना। और क्यों ये अलग है? क्योंकि आरएनए सीक्वेंस डिफरेंट है, बस। इससे ज़्यादा मत देखो, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब जो भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है कि इट ओरिजिनेट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से रिलीज होती है, प्लांट जो है अपना फूड बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, उसमें जो भी वो ओ आ रहा है वो वाटर से आ रहा है। CO2 का जो O है ये नहीं, बल्कि H2O का O, ये वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस देखना पड़ेगा, है ना। अब यहीं पे देख लीजिए, अलग से जा करके समय नहीं, मैं बता देती हूँ। तो जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर वाटर से ऑक्सीजन आ रहा है और इस प्रोसेस को फोटोलिसिस कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ पे याद रखिए, कट करके H2O लगा लीजिए, पानी वाला O है। दूसरा स्टेटमेंट है, इज नॉट इवॉल्व्ड बाय सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया। तो जो सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया हैं क्या वे ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व करते? अब देखिए, एक तरह की फोटोसिंथेसिस होती है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब जो भी सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, या फिर सल्फर का, एलिमेंटल सल्फर, यानी कि एलिमेंट फॉर्म में सल्फर। तो H2O से मिलता जुलता ही स्ट्रक्चर H2S का है। ये वाले बैक्टीरिया H2S का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको पता है कि वाटर वाला ऑक्सीजन ही इवॉल्व हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, पर ये जो सल्फर मेटाबोलाइज करने वाले बैक्टीरिया जो खेतों में पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल होता है कि खेतों की एल्कलिनिटी बढ़ाते हैं, है ना। क्यों हम यूज़ करते हैं? हाँ सॉरी, एल्कलिनिटी, एक सेकेंड, घटाते हैं, एल्कलिनिटी घटाते हैं और एसिडिटी बढ़ाते हैं सॉइल की। क्योंकि कभी कभी सॉइल के अंदर बहुत हेवी मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स का इस्तेमाल करने के लिए लो pH की ज़रूरत होती है सॉइल को। तो उस सिचुएशन को अचीव करने के लिए सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करके दे प्रोड्यूस देयर फूड एंड इन दैट सिचुएशन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर का रोल होता है दैट इज डन बाय H2S और सिंपल सल्फर, पानी नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है उनके फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। एग्जाम्पल दे लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक पूछ चुके हैं, दिस आंसर। तो हो सकता है कि वो सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया पूछे, तो थायोबैसिलस टाइप का एक बैक्टीरिया नाम है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया, बहुत कॉमन है ये, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। ये जो भी सल्फर प्रेजेंट होता है उसको इस्तेमाल करके सॉइल का pH कम करता है। तो जब भी बहुत सैलिनिटी होती है सॉइल में, उस सिचुएशन में बहुत कारगर साबित होता है, बहुत कारगर साबित होता है।
अब देखिए, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व हो रही है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ H2O। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस में पानी वाला ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं है, पहली चीज़ क्लियर। दूसरा, सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो H2O की जगह H2S यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो O था यहाँ पे एब्सेंट है, तो मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तीसरा, इट रिक्वायर्स फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन जो है ना, एक तरह से आप काउंटर प्रोडक्टिव टू फोटोसिंथेसिस कह सकते हो। जब वो सिचुएशंस होती हैं जब बहुत हीट पड़ रही है, लगातार सनलाइट में है प्लांट, तो उसको इतनी एनर्जी मिल गई जितनी की ज़रूरत नहीं है। दैट एनर्जी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इट टू प्रोड्यूस फूड। उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन, एक सेकेंड, हाँ, ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है रादर वो फिक्स हो जा रहा है। मतलब एक एंजाइम है रुबिस्को करके, ठीक है, इसका मैं लॉन्ग नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बहुत दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दिस इज स्मॉल यू। तो रुबिस्को एंजाइम ना नॉर्मल सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर रहा है, ये कैल्विन साइकिल के अंदर चल रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, डेप्थ में नहीं जाना है। बट याद रखिए कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास है उससे बाइंड कर जाता है और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। पर जब बहुत ज़्यादा सनलाइट आए, बहुत एनर्जी मिल रही है, उतनी की ज़रूरत नहीं है, प्लांट को मर सकता है, ओवर फूड प्रोडक्शन से उसका मैकेनिज्म भी तो थकता है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म बनाया हुआ है प्लांट्स ने, वो है फोटो रेस्पिरेशन। उस सिचुएशन में रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को प्लांट के अंदर ही फिक्स कर देता है। तो अगेन इस सिचुएशन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, रादर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जो फिक्स कर देते हैं, वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन फिक्स हो इनसाइड द प्लांट इंस्टेड ऑफ बीइंग रिलीज, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। एंड दिस इज अ मेजर प्लांट्स जो अपनाते हैं अपने आप को बहुत धूप, बहुत गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटॉन्स से, एनर्जी से रेस्पायर कर रहे हैं वो, समझ रहे हो आप। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर, इसका ऑक्सीजन यूज करने की जगह इसको कंजर्व कर रहे हैं, इसको बचा रहे हैं। अदरवाइज जितना हीट आएगी उतना तो वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा, यूज हो जाएगा एनर्जी बनाने में, तो फिर ड्राई आउट होकर प्लांट में डाई, बट प्लांट रिक्वायर सम वाटर टू सर्वाइव। तो अपने आप को वो सर्वाइवल मोड में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये वाला मैकेनिज्म अप्लाई करता है, फोटो रेस्पिरेशन। तो ये काउंटर है, दिस इज काइंड ऑफ अ काउंटर प्रोडक्टिव सिचुएशन, इसका ऑपोजिट है। तो आप ध्यान रखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन फिक्स होता है प्लांट के अंदर, रिलीज नहीं होता है, फाइन। तो ये अगेन ऑप्शन नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर फोटो रेस्पिरेशन, रादर फोटो रेस्पिरेशन कॉम्पीट्स विद फोटोसिंथेसिस। ये नहीं चाहिए लगातार होना, बहुत गर्मी हो रही है तो लगातार फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर, इसके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, कि कौन सा वाला ऑक्सीजन आता है, इवॉल्व हो रहा है, ये वाला नहीं होता है इसमें, क्योंकि H2S यूज़ हो रहा है। तो अगेन ये सिचुएशन आपको पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन फिक्स होती है प्लांट के लीव्स के अंदर। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्लाज्मा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग कंपोनेंट। प्लाज्मा के अंदर कौन सा क्लॉटिंग कंपोनेंट, ब्लड फेवरेट अगेन, तो प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन देख लेना, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनोजन नाम का एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है, और ये इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जब भी ब्लड कोआगुलेट करती है। तो कट लगा तो ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन की वजह से ही फाइब्रिन बनते हैं। देखते हो ना आपकी वो डार्क ब्राउन कलर का, मरूनिश कलर का क्लॉट बन जाता है जहाँ भी कट एरिया होते हैं, दैट इज फाइब्रिन प्रोटीन बाइंडिंग टुगेदर एंड कीपिंग स्टिकिंग योर ब्लड इनसाइड, वो अपने खून को बाहर बहने नहीं दे रहा है। तो हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर है, ऑक्सीजन कैरियर है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कमी, बट हाँ ऑक्सीजन कैरियर है। फाइब्रिन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। डीएनए तो आपका जब पता जेनेटिक मटेरियल है। कोलेस्ट्रॉल फैट, ठीक है, फैट कैरियर है। तो अगेन आप एलिमिनेशन से फाइब्रिन कर सकते थे, और ये पता है, ये कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को फाइब्रिनोजेन का पता रहता है, फाइब्रिन से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है वो फाइब्रिनोजेन होता है, पर ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में क्लॉटिंग के टाइम पे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, MHC मॉलिक्यूल आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीजन सिंथेसिस, प्रेजेंटेशन टू टी सेल्स, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, फेगोसाइटोसिस। देखिए ये भी अगेन बीपीएससी का फेवरेट एरिया है, इनको लिम्फोसाइट से बड़ा प्यार है। आपका इम्यूनिटी के अंदर T and B लिम्फोसाइट्स ये बार बार पूछे हैं। इफ़ यू समबडी जिसने PYQ किया है आपको पता है मैं सही कह रही हूँ, है ना। तो लिम्फोसाइट्स इनका फेवरेट है, इम्यून सिस्टम इनका फेवरेट है हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर।
अब एंटीबॉडी प्रोटेक्शन से ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुके हैं, 3 से 4 बार पूछा हुआ है। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती है, तो अगर आपने ये किया होता आप इसको फटाक से काट देते, ये एमएचसी का काम नहीं है। दिस इज कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का काम नहीं है एंटीबॉडी बनाना, इसका काम बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी बनाना। तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स रॉन्ग है। फिर एंटीजन प्रेजेंटेशन टू द सेल, जी हाँ ये सही है कि ये जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स है ना, ये हर सेल के सरफेस पे अटैच होता है, ये एक किस्म का प्रोटीन है। और ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है कि पहचान पाए, ताकि इम्यून सिस्टम की कौन सी चीज़ है हमारी है, सेल्फ है, और कौन सी चीज़ नॉन सेल्फ है, ये बॉडी की है या फॉरेन बॉडी है, उसको पहचानने में, ताकि उस पर अटैक किया जा सके, जिस पर डिफेंस मैकेनिज्म को काम कराया जा सके। तो दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स। ध्यान रखना है, वो सेल जिनके ऊपर न्यूक्लिएट होता है, उनके ऊपर न्यूक्लियस होता है, उन्हीं के ऊपर ये एमएचसी कॉम्प्लेक्स नाम का एक प्रोटीन बाइंड होता है उनके आउटर सरफेस पे। मान लो ऐसे बाइंड हो गया ये प्रोटीन, और फिर ये एक तरह से सिग्नल देगा बाकी सेल्स को, किसको, टी सेल्स को, कि हाँ आ जाओ, ये वाला प्रोटीन जो है ये वाला फॉरेन वाला है। और मतलब इन्हीं के नेचर भिन्न होते हैं। सपोज ये एक फॉरेन सेल है और ये एक नेटिव सेल है, ये सेल्फ सेल है और ये नॉन सेल्फ सेल है। तो नॉन सेल्फ सेल के ऊपर कुछ अलग किस्म के सिग्नल देगा और सेल्फ सेल के ऊपर कुछ अलग किस्म के सिग्नल देगा। तो टी लिम्फोसाइट्स डिस्टिंग्विश कर लेती हैं कि इस पे अटैक करना है और इसको छोड़ देना है। टी लिम्फोसाइट्स का हमें काम पता है कि ये वो सेल्स हैं जो वॉरियर सेल्स हैं, जो डिस्ट्रॉय करती हैं फॉरेन पैथोजेंस को। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं और टी लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय करती हैं एंटीजेंस को। तो इट हैज़ टू बी क्लियर विथ यू, आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि एमएचसी जो है ये प्रेजेंट करता है, ये टी सेल्स को ले जाके दिखाता है कि देखो देखो ये है बाहर वाला, इसको मारो इसको मारो। ही डजंट किल बट ही जस्ट गिव्स, ही जस्ट प्रेजेंट्स दी सेल्स, लेकर के इन्फॉर्मेशन देता है टी सेल्स को। सेल्फ और नॉन सेल्स में डिफरेंस क्रिएट करवाना है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, है ना, यहाँ पे पॉज करके देख लीजिए। दूसरा क्या पूछा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ये आईजीजी और आईजीएम जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट बोले तो जो आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है ना, रैश हो जाना, रेडनेस होना, दिक्कत आना, छींक आना, ये सब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है। ये आपको एंटीबॉडीज़, जिनको हम ब्लड प्रोटीन्स हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, आईजीजी, आईजीएम और आईजी, इस तरह के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये काम करते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का। एमएचसीज नहीं करते। तो 4-5 चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कौन करता है, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रस्तुत कौन, एंटीजन को प्रस्तुत कौन करता है, एंटीजन कौन है, फॉरेन पैथोजन जो आपके बॉडी में आ चुका है, जो हार्मफुल तत्व है, दैट इज एंटीजन। ठीक है, इसको प्रस्तुत करता है टी सेल्स के आगे। टी सेल्स फाइटर है, ये मार के गिराएगा टी सेल। तो टी सेल्स के आगे एमएचसी लेकर के जाते हैं कि देख देख ये इसे खत्म करियो। ठीक है, तो ये हो गए एमएचसीज, इनका काम। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कौन करता है, आईजीजी, आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन्स करते हैं। तो आगे इन पे से क्वेश्चन बनेगा तो कर लेना। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस है जैसे कि आपने अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा अपना खाना कैसे खाता है, ये सेल स्ट्रक्चर है इनका, और इसी में एक ऐसे कैविटी बना करके फूड को अंदर ले लेते हैं, जो भी फूड पार्टिकल आ गया, और फिर इसको अपने में ही मिला लेते हैं, अंदर आ गया फूड। तो ऐसे ही खराब सेल्स को जो है बॉडी खुद खा जाती है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें से एक स्पेसिफिक काम नाम के मैक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स, ये 2 तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं, जो कि खराब सेल्स को इस तरह से खा जाते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं एक तरह से। ठीक है, दिस इज फेगोसाइटोसिस। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स का कोई काम नहीं। और वाइट ब्लड सेल्स में कौन से वाले, मैक्रोफाजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ध्यान रखिएगा, फेगोसाइटोसिस से क्वेश्चन आएगा तो आप ये डालिएगा ऑप्शन आंसर्स में, मैक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स का नाम डालेंगे। फाइन, रिमेंबर दिस, दीज 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे आ गया कि पैराक्राइन सिग्नलिंग के ऊपर। पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे यूजुअली हैव अ लिमिटेड रेंज बिकॉज दे आर। पहली बात आपको सिग्नलिंग पता होनी चाहिए कि क्या है, ये कहाँ से है। ये सेल कम्युनिकेशन, सेल बायोलॉजी का कंसेप्ट है, काफ़ी डिटेल है फॉर सिविल सर्विसेज, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो जो सेल कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के लिए सेल को अपने पास के सेल से, अपने से बहुत दूर के सेल से, और खुद से भी बातें करनी होती हैं। सेल नीड्स टू टेल ना कि व्हाट आई हैव टू डू, हाउ आई हैव टू रिमेन, डू आई हैव टू डाई, डू आई हैव टू एडजस्ट,
कुछ सेक्रेट करना है कि कुछ नहीं करना है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन सेल्स जो हैं अलग अलग तरह से करती हैं। तो आपको पता है कि आपको किसको व्हाट्सएप करना है, किसको मैसेज करना है, किसको बोल के बताना है, किसी को मेल करना है। दिस डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू यूज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस यू हैव विद द पर्सन एंड द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू वांट टू डू। किस किस्म की बात करनी है ना, और कितनी दूर है वो पर्सन, इस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही बॉडी भी अलग अलग सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स यूज़ करती है, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग। देखो पैराक्लाइन सिग्नलिंग जो है एकदम बाजू वाले बगल के सेल को टारगेट करती है कि ये सेल को अपने बगल के सेल वाले को कुछ बताना है, तो ये पैराक्लाइन सिग्नलिंग को यूज़ करेगी। एकदम शॉर्ट रेंज में सिग्नल्स भेजती है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स भेजो जो थोड़ी देर में जाकर जाते मर जाएं, उनकी मतलब उतनी लाइफ ही नहीं है। अगर अंदर तो रोबोट्स तो बन नहीं रहे, अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स से ग्रीट हो रहे हैं जिनकी लाइफ ही इतनी है, इतनी ही जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे कि वो इतने ही डिस्टेंस पे जा पाएंगे, यहाँ तक जाते जाते दे डाई। सो दे आर रैपिडली डिग्रेडेड एंड दे आर वेरी अनस्टेबल। दैट इज़ वाई वो पैराक्लाइन यानी कि आजू बाजू, पैरा इज आजू बाजू, फाइन, अगल बगल के जो सेल्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। आप इससे थोड़ा समझिएगा, ठीक है, ये कीवर्ड है पैराक्लाइन से। तो रैपिडली डिग्रेड हो जाने की वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं पैराक्लाइन सिग्नलिंग के काम आते हैं, अगल बगल के सेल को इन्फॉर्मेशन देते हैं। वैसे ऑटोक्राइन जो है वो खुद को बात करता है, खुद से टारगेट करता है अपने आप को, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इनको अपने आप को देनी है उसके लिए कोई मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और इन्हीं का कोई दूसरा हिस्सा उसको अंडरस्टैंड करके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करता है। दैट यू हैव टू secrete something, you have to stop secreting some chemical, और you have to phagocytose, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह के सिग्नल को खुद को देने वाले प्रोसेस को ऑटोक्राइन कहते हैं। जब सेल अपने आप को ही कोई सिग्नल देता है, दैट्स कॉल्ड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब आ गया तीसरा, विच इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिग्नलिंग। उसमें क्या होता है, बहुत डिस्टेंस पे इन्फॉर्मेशन जाती है। तो मॉलिक्यूल जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो मॉलिक्यूल ट्रैवल करके इन्फॉर्मेशन को दूर दूर तक दे। तो वो मॉलिक्यूल्स का नेचर डिफरेंट है, उनकी लाइफ इतनी बड़ी है दैट दे कैन लिव फॉर लॉन्गर, इतना दिन जी सकते हैं कि पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सके। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा पैरा, ऑटो एंड एंडो का। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट क्या है, हमारे हार्मोन्स वगैरह पढ़ा होगा ना आपने, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो जो भी आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में, वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं। उनको जो मॉलिक्यूल्स लेकर के जा रहे हैं, उनकी जो सिक्रीशन को सिग्नल कर रहे हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सर पे है, सर के आसपास ही ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, बट वो ग्रोथ हार्मोन आपकी पूरी बॉडी के अंदर बोन्स को इनलार्ज करने के लिए सिग्नल दे रही है ना। तो दैट इज डन बाय एंडोक्राइन सिग्नलिंग, द डिस्टेंट सिग्नलिंग। इसके लिए जो सेल्स होंगी उनकी रैपिड डिग्रेडेशन या फिर अनस्टेबिलिटी नहीं, उनके अंदर स्टेबिलिटी होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी, उनकी लाइफ लंबी होगी। तो ये अब ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप हैंडल कर लोगे, है कि नहीं। अगला सवाल देखते हैं। ये तो गलती है, न्यूरॉन्स के अंदर नहीं, हर सेल में बनता है यार, ठीक है, ये सब गलत है। हाइड्रोफोबिक होना भी ये सब नहीं है, दीज आर रॉन्ग। हमने पूरा सिग्नलिंग मैकेनिज्म देख लिया है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, एक्टिवेशन ऑफ β2 एंड्रोनर्जिक रिसेप्टर इन स्मूथ मसल सेल्स कॉजेज। तो स्मूथ मसल सेल में ये वाले रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर क्या होता है पता है। मान लो कि ये मसल है, तुम्हारा मसल फाइबर, और इसका एक छोटा सा सेल निकाल लेते हैं। तो हर सेल के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और इनके ऊपर अलग अलग शेप के रिसेप्टर्स हैं। मान लो ये इस शेप का है, समबडी इज ऑफ दिस शेप, इसमें एक सर्कल बना हुआ है, तो इसमें सर्कल ही आके अटैच होगा, इसमें सेमी सर्कल ही आके अटैच होगा। तो अलग अलग रिसेप्टर्स जो है अलग अलग किस्म के सिग्नल से एक्टिवेट होते हैं। अगर इस चैनल को ओपन करना है तो यहाँ पर इसी शेप का रिसेप्टर, यहाँ पे इसी शेप का कोई भी इंफॉर्मेशन है सिग्नल ला के दो, तभी ये चैनल ओपन होगी। समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। काइंड ऑफ लॉक इन की मैकेनिज्म कि हर ताले की एक फिक्स्ड चाबी है, उसके अलावा किसी और चाबी से आप खोल नहीं सकते हो, ताकि ऐसा ना हो जाए कि आपको आ रही उल्टी है और आप तेज तेज चलने लग जाओ, है ना। दैट इज नॉट व्हाट हैपन्स। अगर आपको उल्टी फील हो रही तो आपकी बॉडी बोलेगी कि भाई इसे वॉमिट करा दे, तभी ठीक हो जाएगा बंदा, इसने गन खा लिया है। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्पेसिफिक चीज़ को अटैच करते हैं और वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। अब बीटा एंड्रोनर्जिक रिसेप्टर जो है वो स्मूथ मसल सेल्स के अंदर है, ये एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, देखो स्मूथ मसल सेल्स पहली बात कहाँ है, मोस्टली हमारे एयरवेज में, मतलब जब सांस की नली है वो वाली, फिर ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल सेल्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आपका पूरा जो गट है वो स्मूथ मसल सेल्स हैं। इनके अंदर ये एक किस्म का GS प्रोटीन है, GS प्रोटीन कपल्ड पाथवे, ये एक पाथवे इतना डेप्थ में मत जाना, बस सिंपल एक सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाता है इस वाले सिग्नल के मिलने पे। ये जब सिग्नल आता है तो क्या होता है,
मसल के अंदर कैल्शियम की लेवल कम होती है। और आपको पता है कि कैल्शियम की लेवल कम होना मतलब क्या, वेसो डायलेशन। आपका जो है वेसो डायलेशन मतलब रिलैक्स हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। डायलेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। हमने ऊपर पढ़ा है कंसेप्ट, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू वंस अगेन। हाँ ठीक, कैल्शियम आयंस, वेसो डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, यू सीन दिस, है ना। रिलैक्स हो गया मसल, यहाँ पे देखिए, लुक इट हियर दिस वे, सो क्लियर। मसल का बहुत फेवरेट है, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन। वन सेकेंड, आई जस्ट वेंट टू द एंड। बाकी ऑप्शंस को देख करके भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, इतना कोई टफ नहीं। देखिए ग्लाइकोजन सिंथेसिस ये लिवर के अंदर होता है। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लो लॉन्ग टाइम से, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में आ जाता है, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि यार इसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, तो बॉडी उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है, ग्लाइकोजन रिजर्व, ताकि कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो या फिर बहुत क्राइसिस हो रही है, बॉडी को फूड नहीं मिल रही, तो उस फूड को यूज़ करेंगे। दैट्स हाउ बॉडी फंक्शंस। उन्हें नहीं पता ना हम स्टोर करना जान चुके हैं, बट वो अभी तक अपना रिजर्व बनाती रहती है। हम फूड स्टोर कर रहे हैं हमारे स्टोर रूम्स के अंदर, दाल चावल बचा के रखा, हम भूखे नहीं मरेंगे, बट बॉडी डज नॉट नो दैट। इनको हमारा वो एनिमल वाला, एप मैन वाला ही सिस्टम अभी तक समझ में आ रहा है। दे थिंक कि ये तो पता नहीं आज खाया है, हफ्ते दिन नहीं खाएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिल रहा है इसको मैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता हूँ, और ये स्टोरेज होती है लिवर में, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे से ग्लाइकोजन सिंथेसिस कीवर्ड आए, लिवर याद रख लीजिएगा, लिवर में स्टोरेज होती है उसकी। उसके बाद आ गया मसल रिलैक्सेशन, जो इसका आंसर है। बीटा एंड्रोनर्जिक रिसेप्टर, द नेम इज सो टफ। एंड्रोनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं ये मसल को रिलैक्स कराते हैं, और इनकी जो फंक्शनिंग है, ये कैल्शियम लेवल को लोअर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिसेप्टर्स कैल्शियम की क्वांटिटी को कम करते हैं। तो हमने जो ऊपर पढ़ा ना, उसका एक स्टेप पीछे है। हमको तो उन्होंने ये पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि कैल्शियम जब बढ़ जाता है तो क्या होता है मसल में। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये वाली चीज़ जो उस कैल्शियम के लेवल को कम करती है वो क्या है, उससे रिलेटेड। तो एक तरह से चेन है, ये रिसेप्टर, इसके बाद कैल्शियम, और इसके बाद मसल में इसका रिस्पॉन्स। तो इन्होंने आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, अब इससे पीछे वाले स्टेप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मसल रिलैक्सेशन हो गया। सेल डिवीजन, अगेन ये रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेल डिवीजन स्मूथ मसल सेल में होती नहीं है। मसल सेल जो है मैच्योर सेल्स हैं, इनके अंदर डिवीजन, सेल डिवीजन जैसे प्रोसेस नहीं होता, गैमीट्स में होता है ये सब। उसके बाद एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ। कई बार बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ख़राब हो गए हैं, अब उनका समय आ गया जाने का, दे नॉट ऑफ यूज, दे हार्मफुल, दे हैव टर्न टॉक्सिक, बॉडी उन सेल्स को खुद ही मार देती है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। मतलब इतनी स्मार्ट है सेल, अपने आप के लिए ही वो ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, ऐसे सिग्नल्स देते हैं कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू डाई, इट हैज़ बीन इनफ, दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। और उसके लिए अगेन ये रिसेप्टर्स की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ होती है नेक्रोसिस, ध्यान रखिएगा, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। जब भी किसी ट्रॉमा से सेल डेथ हो, झटका लग गया, आपको चोट लग गई, गिर गए, तो वहाँ पे सेल्स रप्चर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। वो जो ट्रॉमेटिक सेल डेथ होता है, तो उसकी वजह से जो भी सेल का मटेरियल है वो आसपास फैल जाता है। वो सेल ने खुद प्रोग्राम नहीं किया, जब सेल खुद की प्लानिंग करता है डेथ की, तो इट इज़ लाइक एन इम्प्लोजन, एंड नेक्रोसिस इज लाइक एन एक्सप्लोजन। मैं एनालॉजी ड्रॉ कर रही हूँ, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम। आप समझते होंगे कि जब भी आपको चीज़ों को ख़त्म करना होता है, सपोज शिप्स वगैरह के साथ, सिर्फ शिप्स को क्या करते हैं, इम्प्लोड करते हैं, इस तरह से उसको ध्वस्त किया जाता है कि वो ज़्यादा दूर तक उसका इफेक्ट न जाए, कम स्पेस में ही वो ख़त्म होकर रह जाएगी, ठीक है। एक्सप्लोजन में धुआं, डस्ट पार्टिकल्स और जो भी चीज़ें उसके अंदर है वो बाहर भाग जाती है। नेक्रोसिस काइंड ऑफ दैट, द सेल इज डैमेज्ड एंड उसका जो भी मटेरियल है वो सेल के आसपास फैल जाता है, और इसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पेन, ये सब फील होता है। नेक्रोसिस इज डिफरेंट, एपोप्टोसिस इज डिफरेंट, दोनों में सेल डेथ ही हो रही है, सेल डैमेज ही हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, सेल खुद ही अपने आप को डैमेज करता है, मार देता है, ताकि वो अपने आप पूरी बॉडी को हेल्दी रख सके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स हो गए। बीटा एंड्रोनर्जिक रिसेप्टर्स का काम, मसल रिलैक्सेशन हो गया। ये आज 9 क्वेश्चंस हमने कर लिए। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बिकॉज द कंसेप्ट वाज वेरी मच डिटेल्ड, और इसको नहीं करते तो फिर दिक्कत आ जाती। एंड आई विश यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, एंड प्लीज़ शेयर इट विद दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि लास्ट मिनट में ये सब काम आ सकता है। बिकॉज आई एम टीचिंग ओनली, आई एम नॉट गिविंग अ रेफरेंस टू यू कि आप जाके पढ़ लो ये वाली चीज़। आप पढ़ लीजिए यहीं पे बैठ के, इनको बस रट लीजिए जो जो मैंने बताया हुआ है,
दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से मैं पीछे 5 PYQ निकाल दूंगी, हर एक क्वेश्चन से। इनका इतना फेवरेट एरिया है ये बायो वाला। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय।